हेलो स्टूडेंट्स, 11th में तुम लोगों ने एक चैप्टर सीखा होगा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। 12th में भी वही फाइनल अकाउंट हम सीखने वाले हैं, पर 12th में जो फाइनल अकाउंट हम सीखेंगे वो होगा पार्टनरशिप फर्म का। तो इससे हम बोलेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है हमारे सॉल्व करने के तरीके में? तो इसका आंसर है नहीं। जैसा हम 11th में सॉल्व करते थे वैसा ही 12th में भी सॉल्व करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज सोल प्रोपराइटर के केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो सिर्फ एक पर्सन को मिलता था, क्योंकि ही वॉज द ओनली ओनर ऑफ हिज बिजनेस। पर पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स ओनर है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। बस इस बात को छोड़ दे तो सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अकाउंट्स हमें अच्छे से समझने के लिए अकाउंट्स के कुछ टर्म्स है जिसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तुम लोगों ने ऑलरेडी ये टर्म्स 11th में सीखे होंगे, लेकिन शायद मोस्ट ऑफ लोगों ने इसे रट्टा मारा होगा। और अगर अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें रट्टा नहीं, उसे समझना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और अगर ये 5 टर्म्स समझ गए तो फिर कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। सो फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स मीन्स वो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है उसे बोलेंगे एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, मशीन, कैश, टीवी, मोबाइल फोन्स, ये सारी ऐसी चीज है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, तो ये सब हमारा एसेट्स है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस मीन्स वो कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर किसी चीज का बेनिफिट अगर हमने ऑलरेडी ले लिया है तो वो हो जाएगा मेरा एक्सपेंसेस। जैसे समझो मैंने एप्पल खरीदा, तो वो एप्पल मेरा एसेट है क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। पर जैसे ही मैंने उसे खा लिया तो मैं बोलूंगा कि मैंने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया, मतलब वो हो जाएगा मेरा एक्सपेंस। वैसे ही समझो मैंने 2 पेन खरीदा, उसमें से एक पेन मैंने पूरा यूज कर लिया और एक पेन अभी भी यूज करना बाकी है, मतलब एक पेन का बेनिफिट मैंने ले लिया है और दूसरे पेन का बेनिफिट अभी भी लेना बाकी है। तो जिसका बेनिफिट मैंने ले लिया है वो है मेरा एक्सपेंस, एंड जिसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लेने वाला हूं वो हो जाएगा मेरा एसेट। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। तो समझो एक कंपनी है जिसका मैं अकाउंटेंट हूं। इसमें एक वर्कर काम करता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने पूरे मार्च महीने काम किया तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो मैंने उसको कैश पे किया 10,000 रुपीज। अगर तुम बोलते हो कि सैलरी देना पड़ेगा तो ये गलत हो जाएगा। सैलरी नहीं, हम मिस्टर एक्स को कैश देंगे। हाँ, लेकिन जब हम मिस्टर एक्स को कैश देंगे तब अकाउंट्स मुझसे पूछेगा कि मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज क्यों दिया। तो उस वक्त मुझे बताना होगा कि मैंने उसे 10,000 एज अ सैलरी दिया है, एंड इस सैलरी का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं जिससे कि और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने मार्च में काम किया पर उसको अप्रैल का सैलरी भी एडवांस में चाहिए, यानी कि मार्च का 10,000 एंड अप्रैल का 10,000, तो टोटल हो गया 20,000। मिस्टर एक्स को अर्जेंट काम था इसलिए कंपनी ने उसको अप्रैल का भी एडवांस सैलरी दे दिया, तो कंपनी के पास से टोटल कैश गया 20,000। तो अब यहां पे कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ? तो 20,000 पे किया तो 20,000 एक्सपेंस हो गया। अगर ऐसा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। कंपनी ने भले 20,000 पे किया हो, पर क्या कंपनी ने पूरे 20,000 का बेनिफिट ले लिया है? नहीं, मिस्टर एक्स ने अब तक सिर्फ मार्च का ही काम किया है। अप्रैल का सैलरी तो उसने एज अ एडवांस में लिया था, मतलब कंपनी को बेनिफिट अब तक सिर्फ मार्च का ही मिला है। तो जितना बेनिफिट कंपनी ने लिया है वो तो एक्सपेंस है, पर अप्रैल का बेनिफिट कंपनी को फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो कंपनी का एसेट हो जाएगा। तो यहां पर कंपनी का एक्सपेंस है सिर्फ 10,000 एज अ सैलरी, एंड अप्रैल का जो 10,000 है उसे हम बोलेंगे प्रीपेड सैलरी, और इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है,
तो प्रीपेड सैलरी कंपनी का एसेट हो जाएगा। अगेन इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लो मिस्टर एक्स ने पूरे मार्च महीने काम किया, पर जब वो सैलरी लेने आया तो मैंने उससे बोला कि कंपनी के पास अभी पैसे नहीं है, 1 हफ्ते बाद सबको पैसे मिल जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? यहाँ सबको लगेगा कि अगर पेमेंट किया ही नहीं है तो कैसा एक्सपेंस, पर ऐसा नहीं है। मैंने एक्सपेंस के लिए क्या कहा था कि अगर हमने बेनिफिट ले लिया है मतलब वो एक्सपेंस है, और यहाँ पे मैंने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है मतलब मेरा 10,000 एक्सपेंस हो चुका है एज अ सैलरी। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया। पर अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा कि मुझे मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज देना बाकी है। और जब भी हमारे पे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। तो यहाँ मेरा 10,000 का लायबिलिटी अराइज हो जाएगा और उस लायबिलिटी को नाम देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो एक्सपेंसेस मीन्स बेनिफिट ऑलरेडी टेकन एंड इट डजंट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेसमैन अलग हो जाता है एंड बिजनेस अलग हो जाता है। बिजनेस का सेपरेट एंटिटी क्रिएट होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, एंड ये जो भी अकाउंट हम करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं ना कि बिजनेसमैन के। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो बट ऑब्वियस उसको बिजनेस में कुछ कैश लाना पड़ेगा, क्योंकि कैश के बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो यहां समझो बिजनेसमैन ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लाए एंड कैश बिजनेस का एसेट हो जाएगा। तो बिजनेस के बुक में एसेट साइड लिख लेंगे कैश 10 लाख। लेकिन जब हम ये 10 लाख एसेट में लिखेंगे तो अकाउंट्स मुझसे पूछेगा कि ये 10 लाख बिजनेस के पास कहां से आए। तो बिजनेस बोलेगा ये पैसे मुझे मेरे ओनर ने दिए हैं, तो ये पैसा बिजनेस के लिए हो जाएगा लायबिलिटी। तो इसे लायबिलिटी में लिख लेंगे और इस लायबिलिटी को हम बोलेंगे कैपिटल। उसके बाद कंपनी ने बैंक से 15 लाख का लोन लिया तो ये हो जाएगा कंपनी का लायबिलिटी, एंड उस पैसे से कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग हो जाएगा एसेट। अब अगर यहां देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल एसेट है 25 लाख, जिसमें से ओनर का क्लेम है 10 लाख एंड आउटसाइडर मतलब ओनर को छोड़ के बाकी सब, तो आउटसाइडर का क्लेम है 15 लाख। तो कैपिटल का मतलब होता है क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, जो कि इस एग्जांपल में है 10 लाख, एंड लायबिलिटी मींस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, जो कि इस एग्जांपल में है 15 लाख। लास्ट हम देख लेते हैं इनकम। तो जैसा एक्सपेंस में मैंने कहा था बेनिफिट लेना एक्सपेंस है, वैसे ही किसी को बेनिफिट देना ये इनकम है। बेनिफिट देना मतलब किसी को सर्विस देना, किसी के लिए काम करना। सो इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्नड, एंड इट डजंट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो एक टीचर ने एक स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाया एंड कोर्स कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स सर्विस रेंडर हो चुकी है। तो टीचर बोल सकती है कि उसने इनकम अर्न कर लिया है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टूडेंट ने अब तक पेमेंट किया है या नहीं। तो अब लास्ट में एक समरी देख लेते हैं जो भी हम लोग ने अभी सीखा है। तो पहला था हमारा एसेट। तो एसेट मतलब वो कोई भी चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। दूसरा था एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स वो चीज जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी ले लिया है एंड इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसका पेमेंट किया है या नहीं। तीसरा था कैपिटल। कैपिटल मीन्स बिजनेस के टोटल एसेट में ओनर का क्लेम। एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स बिजनेस के टोटल एसेट में आउटसाइडर का क्लेम। एंड लास्ट था इनकम। सो इनकम मीन्स रेंडरिंग सर्विसेज। अगर हमने किसी को सर्विस दे दिया है तो वो इनकम है। अगेन इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पेमेंट मुझे मिला है या नहीं मिला।
और ये 5 टर्म्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ 12th में काम आएंगे, जब तक तुम अकाउंट्स करोगे ये 5 टर्म्स तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाले। सो आई होप ये टर्म्स तुम लोगों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। थैंक यू।